तो करते हैं आज की क्लास शुरू। इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने यहाँ तक क्लियर किया था और अब करते हैं इसके आगे का भाग। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रिक मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किन के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना 0.5 से 0.7 के मध्य, बी ऑप्शन है 0.8 से 1.0 के मध्य, सी ऑप्शन है 1.1 से 1.25 के मध्य और डी ऑप्शन है 1.4 से 1.6 के मध्य। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक मशीनों में जो फ्लक्स लीकेज गुणांक होता है वो 1.1 से 1.25 के मध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शैथिल्य हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। शैथिल्य हानियाँ का मतलब हो गया जो हिस्टेरेसिस लॉस है। ठीक है, तो इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। तो ए ऑप्शन है आवर्ती, बी ऑप्शन है पदार्थ के आयतन, सी ऑप्शन है परिवेश के तापमान और डी ऑप्शन है अधिकतम फ्लक्स घनत्व। ठीक है, अब देखो शैथिल्य हानि का मतलब होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, अब देखो जो हिस्टेरेसिस जो हानि होती है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये लौह हानि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो WH बराबर नीटा B 1.6 FV। अब नीटा क्या है, नीटा है नियतांक और B 1.6 क्या है चुंबकीय घनत्व और F क्या है आवर्ती और V क्या है क्रोड का आयतन। ठीक है, अब देखो आवर्ती पर निर्भर करता है, ठीक है, आयतन पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है। अब इनमें से बचा क्या, परिवेश के तापमान, तो इन पर जो शैथिल्य हानियाँ होती है वो निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक कहाँ पर होती है। तो ए ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, बी ऑप्शन है इंटरपोल वाइंडिंग, सी ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग और डी ऑप्शन है कम्यूटेटर। अब देखो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है पोल पर की गई वाइंडिंग को क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे फुल लोड पर सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक कहाँ होती है, तो फील्ड वाइंडिंग पे। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा है इसमें इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग किसे कहते हैं, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, तीसरा है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, चौथा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। अगर एसी को डीसी में बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा, जनरेटर में, और डीसी को अगर एसी में बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा, मोटर में। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है कोगन के प्रभाव को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है रिंगण के प्रभाव को कम करने के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो डीसी मशीनों में जो अंतर्वेशों को प्रयुक्त किया जाता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को
कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो डीसी जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है स्वतः इंडक्शन, बी ऑप्शन है पारस्परिक इंडक्शन, सी ऑप्शन है फैराडे नियम का इलेक्ट्रोलिसिस और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फैराडे नियम का सिद्धांत। ठीक है, तो जो डीसी जनित्र होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्वतः इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्शन, यानी जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है पारस्परिक इंडक्शन, यानी जो परिणाम मित्र होता है यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पारस्परिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, और ये जो नियम है अपन कहाँ पढ़ते हैं? सेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो डीसी जनित्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से अपन ने देख लिया कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्ट धारा यानी डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो ए ऑप्शन है यांत्रिक सुरक्षा, बी ऑप्शन है करंट इकट्ठा करना, सी ऑप्शन है नुकसान को कम करना, और डी ऑप्शन है एसी आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक है, तो कम्यूटेटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कम्यूटेटर होता है, जो दिक् परिवर्तक होता है, इसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना और डीसी को एसी में परिवर्तित करना। ठीक है, अगर एसी को डीसी में अगर बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा? जनित्र में, और डीसी को अगर एसी में बदल रहा है तो वो किस में बदलेगा? मोटर में। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में पोल शूज का कार्य क्या होता है? ठीक है, यानी जो डीसी मशीन में जो पोल शूज होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो ए ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के रिएक्टेंस को बढ़ाना, बी ऑप्शन है समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना, सी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को घटाना, और डी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को बढ़ाना। अब देखो, जो डीसी मशीन में पोल होते हैं वो स्थापित कहाँ पे होते हैं? बॉडी पर होते हैं, और बॉडी पर सेंक स्क्रू यानी काउंटर स्क्रू द्वारा कसा जाता है। ठीक है, अब जो पोल होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पोल कोर और दूसरा होता है पोल शू। अब जो पोल कोर होती है इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं यानी फील्ड वाइंडिंग करते हैं। दूसरा है पोल शू। पोल शू का कार्य क्या होता है? तो समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करना। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो डीसी मशीन में जो पोल शू होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का कार्य क्या होता है? तो डीसी जनित्र जो होता है उसमें ब्रश का कार्य क्या होता है? तो ए ऑप्शन है कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करना, बी ऑप्शन है
एसी को डीसी में बदलना। सी ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम प्रतिष्ठम का पाथ उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन है आर्मेचर कुंडलियों को सहारा देना। अब देखो, जो ब्रश होते हैं, अगर छोटी मशीन के ब्रश के लिए पूछे तो छोटी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। बड़ी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो कॉपर या ग्रेफाइट या कार्बन प्लस कॉपर के बने होते हैं। ठीक है। अब ब्रश का कार्य क्या होता है? ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर, यानी जो दिक् परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर से प्राप्त ईएमएफ को बाह्य परिपथ को प्रदान करना या कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करना। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का कार्य क्या होता है? तो ब्रश का कार्य क्या होता है? तो ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करना। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का प्रयोग किस में होता है? तो ए ऑप्शन है लैप वाउंड मशीन में, बी ऑप्शन है वेव वाउंड मशीन में, सी ऑप्शन है दोनों लैप और वेव वाउंड मशीन में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरपोल का जो प्रयोग किया जाता है वो लैप वाउंड मशीन और वेव वाउंड मशीन दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ होता है। जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें ईएमएफ, जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो किस प्रकृति का होता है? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एसी, बी ऑप्शन है डीसी, सी ऑप्शन है एसी व डीसी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो एसी होता है। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? ठीक है। जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है? तो ए ऑप्शन है मर्दू इस्पात, बी ऑप्शन है सिलिकॉन इस्पात, सी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, और डी ऑप्शन है कच्चा लोहा। तो जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है, ठीक है, वो सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी जनरेटर को बी कहा जा सकता है, यानी एक जो डीसी जनरेटर होता है उसको और क्या कहा जा सकता है? तो इनमें से देखो, घूर्णी प्रवर्धक, ठीक है, यानी रोटेटिंग एम्पलीफायर, बी ऑप्शन है प्राइम मूवर, सी ऑप्शन है पावर पंप, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, इस डीसी जनरेटर को घूर्णी प्रवर्धक भी कहा जाता है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घूर्णी प्रवर्धक यानी रोटेटिंग एम्पलीफायर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, एक डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक का कार्य बदलना है। यानी जो एक डीसी मशीन होती है उसमें जो दिक् परिवर्तक होता है, यानी जो कम्यूटेटर होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो ए ऑप्शन देखो, एक दिशीय धारा से डिस्ट धारा में बदलना, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशीय धारा में बदलना, सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा से डिस्ट धारा में बदलना, और डी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। अब देखो डीसी मशीन या डीसी जनरेटर,
डीसी जनरेटर या डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है, इसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। अब जो एसी को डीसी में परिवर्तित करके उसे बाह्य सर्किट में भेजना, ये किसका कार्य होता है? दिक् परिवर्तक का कार्य होता है, यानी कम्यूटेटर का कार्य होता है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा से डिस्ट धारा में बदलना। ठीक है, यानी एसी को डीसी में बदलना। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्युत जनरेटर इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करता है। ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखो, डीसी जनरेटर जो होता है इसका कार्य क्या होता है? डीसी जनरेटर का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या बदलना या रूपांतरित करना, ये किसका कार्य होता है? जनरेटर का कार्य होता है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये किसका कार्य होता है? ये होता है डीसी मोटर का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉइंट बता दिए कि कौन सा मोटर का है और कौन सा जनरेटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्ट धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ए ऑप्शन है इन्वर्टर के रूप में, बी ऑप्शन है डिस्ट कारक के रूप में, सी ऑप्शन है संग्राहक के रूप में, और डी ऑप्शन है लघु परिपथ के रूप में। तो जो डीसी जनरेटर होता है, यहाँ पे देखो, जो डीसी जनरेटर होता है ये उत्पन्न क्या करता है? एसी करता है। ठीक है, अब एसी को डीसी में जो बदलता है वो कौन बदलता है? दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। अब ये जो डीसी में बदलता है, ये जो डीसी होती है प्योर डीसी नहीं होती है। ठीक है, इस डीसी को बोलते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी। ठीक है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर। तो कम्यूटेटर का जो मुख्य कार्य होता है, पहला तो ये होता है कि एसी को डीसी में बदलेगा, और यहाँ पे देखो आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डिस्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करना तथा उसे बाह्य परिपथ में भेजना, ये किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है दिक् परिवर्तक का यानी कम्यूटेटर का। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैप वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपन सिंपल तरीके से यहाँ पे समझते हैं। देखो, दो वाइंडिंगें होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग जो होती है इसको लूप या पोस्ट वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, लैप वाइंडिंग जो होती है इसमें जो समांतर पथों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लैप वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पे देखो कि जो लैप वाइंडिंग होती है वो निम्न वोल्टेज और उच्च धारा, ठीक है, उच्च विद्युत धारा वाले डीसी मशीनों या डीसी जनरेटरों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को तरंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। और ये जो वाइंडिंग प्रयोग में ली जाती है वो उच्च वोल्टेज और निम्न धारा वाले डीसी मशीनों या डीसी जनरेटरों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ए ऑप्शन है इंसुलेशन पैड, बी ऑप्शन है प्रतिरोधक तार, सी ऑप्शन है ब्रेजिंग,
और डी ऑप्शन है कॉपर लग्स। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में लौह हानियां किस में होती है? ए ऑप्शन है केवल योक और आर्मेचर में, बी ऑप्शन है केवल आर्मेचर कोर में, सी ऑप्शन है केवल आर्मेचर कुंडलन में, और डी ऑप्शन है केवल योक में। ठीक है, तो डीसी मशीन में जो लोहा हानियां होती है वो किस में होती है? आर्मेचर कोर में होती है। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।